बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीन सीक्वेंसिंग पे बात करेंगे जो एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 23 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक पे इसकी बहुत कम डिटेल दी गई है जो इसको समझने के लिए नाकाफ़ी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी डाटा एडिशनल ऐड किया है जो कि बहुत इजी भी है, मेरी अपनी वर्डिंग में है और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जीन सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या है? It is the process of determining the nucleic acid sequence or the order of nucleotides in DNA. अब इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं पीछे बैक की तरफ। आपको याद हो तो डीएनए के अंदर 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनसे 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमें ये नहीं मालूम कि ये किस तरह अरेंज है। पहले एडेनिन आ रहा है, गुआनिन आ रहा है, साइटोसिन आ रहा है या थाइमिन आ रहा है। और इसको मालूम हम करते ही क्यों हैं? इसको हम मालूम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी पैथोजन के खिलाफ या किसी मखसूस प्रोटीन के लिए, लेट से हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन अब एक जीन से बनने वाला एक प्रोटीन है जो कि एक मखसूस जीन के सीक्वेंस से बना है। अगर मैंने आर्टिफिशियली इंसुलिन तैयार करनी है तो आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार करने के लिए मुझे उसके जीन का सीक्वेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार करनी है, बीमारी के खिलाफ दवाई तैयार करनी है, तो मुझे उस बीमारी के खिलाफ दवाई तैयार करने के लिए भी जीन का सीक्वेंस मालूम होना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई हम क्या मालूम करते हैं? जीन सीक्वेंस। अब हमारे पास मेथड्स हैं जीन सीक्वेंसिंग के कि हम जीन सीक्वेंसिंग को मालूम कैसे कर सकते हैं। तो मेथड्स हमारे पास 2 से 3 तरह के हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो 2 हैं। Methods were developed that allowed the nucleotide sequence of any purified DNA fragment to be determined quickly and simply. हमने काफ़ी मेथड्स तैयार किए जिससे हम डीएनए सीक्वेंस को बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से समझ सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेन प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? सबसे पहले मुख्तलिफ साइज़ के डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाने हैं जो कि एक ही पॉइंट से शुरू होंगे लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ख़त्म होंगे, यानी कि उनका पॉइंटिंग जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ऑलमोस्ट सेम होगा लेकिन एंड पे वो फ़र्क आ जाएगा। एंड पे ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रैगमेंट में 5 बेस पेयर्स हों, किसी में 10 हों, किसी में 2 हों, तो ये वेरी करेगा। और ये वेरी कैसे करता है ये इंशाल्लाह भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए ऑन एगारोस जेल। जेल के ऊपर डीएनए की जो सेपरेशन है वो करनी है हमने, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास डीएनए के मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं। उन तमाम फ्रेगमेंट्स को हमने एगारोस जेल पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में सेपरेट कर देना है और फिर हमने उस जेल से सीक्वेंस को रीड करना है। और इन मेथड्स का पर्पस क्या है? डिफरेंट साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट्स को तैयार करना, जो भी हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास मेथड्स कितने हैं? यहाँ पर 2। फर्स्ट इज सेंगर मेथड, फ्रेडरिक सेंगर मेथड। इस मेथड में हम एक बड़ी मखसूस चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जिससे हम मुख्तलिफ साइज़ के डीएनए के फ्रेगमेंट्स लेते हैं। और मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड में ऐसा कोई मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं होता, सिंपली हम डीएनए के थ्रेड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम से डिफरेंट साइज में कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्केच है मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड का। मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड आपकी बुक में इतनी वाजिया तरीके से बताया नहीं गया, बहुत कम इसके बारे में लिखा गया, लेकिन इसको ज़रा समझ लेते हैं ताकि आपको एक डिफरेंस रह जाए माइंड में कि मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड क्या है और सेंगर मेथड क्या है। यहाँ पर डीएनए लेते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स बनाते हैं, क्लीवेज करते हैं। मैंने बताया आपको एंजाइम्स के यूज़ करके क्लीवेज कर लेंगे और क्लीवेज की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? उसके बैंड्स। उन बैंड्स से हम क्या निकाल लेंगे? डीएनए का सीक्वेंस। अभी हम इंशाल्लाह आगे सेंगर मेथड को पढ़ेंगे कंप्लीटली, फिर हमें सारा समझ आ जाएगा। और सेंगर मेथड में क्या होता है? सेंगर मेथड को सबसे पहले तो एक और नाम दिया जाता है डाई डीऑक्सी मेथड, जिसके अंदर हम डाई डीऑक्सी
ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करते हैं। वो डाई डीऑक्सी थाइमिन हो सकता है, डाई डीऑक्सी एडेनिन, डाई डीऑक्सी गुआनिन, डाई डीऑक्सी साइटिडीन। तो ये 4 तरह के हम न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल करते हैं। और इन तमाम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारा क्या प्रोसीजर है, इंशाल्लाह भी हम सारे सीक्वेंस को आगे पढ़ेंगे। तो ये एक आपका स्केच है आपके सामने। तो सेंगर मेथड में सबसे पहले क्या होता है, पीसीआर के अंदर हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स की, और वो जो सोल्यूशन था जो हमने पीसीआर नाम के थर्मोसाइक्लिन मशीन में डाला था, उस सोल्यूशन में हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स रखी और चारों के अंदर हमने डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए। अब डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। वो समझ लो कि एक तो ना अंदाजा होता है या एक अराइवल का चांस होता है, तो वो चांस बाय अराइवल के तरीके से वो फ्रंट पे आते हैं डीएनए फ्रैगमेंट के, यानी कि डीएनए फ्रैगमेंट बन रहा है तो वो उसके एंड पर आ जाएंगे, उसके किनारों पे आ जाएंगे। जहां पर वो आएंगे वहां पर ही उस डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि लेट से अभी तक सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेस ऐड हुए थे, पांचवा वो ऐड हो गया डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो क्या होगा, वहां पर ही डीएनए की इलोंगेशन रुक जाएगी और वो डीएनए फ्रैगमेंट सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड या 5 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का होगा। तो इस तरह मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे और इन डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को हमने डिफरेंट कलर फ्लोरेसेंट डाई से लेबल किया हुआ है ताकि हम इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। क्योंकि यहाँ पर लेज़र टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, जब ये लेज़र से गुजरेंगे तो अपने कलर के मुताबिक ये नीचे की तरफ स्कैन होते जाएंगे। और हमें लेट से हम बात करते हैं, हमने एडेनिन को ग्रीन कलर किया है, सबसे पहले ग्रीन कलर शो होता है, तो इसका मतलब पहला सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कौन सा है, ग्रीन। अगर दूसरा शो होता है रेड, और रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया थाइमिन को, दूसरा कौन सा होगा, थाइमिन। तो मेरे पास कलर शो होंगे और उन कलर से मैं क्या निकाल लूंगा, अपना डीएनए का सीक्वेंस। तो ये 4 टेस्ट ट्यूब जिनके अंदर मैंने हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर्स, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स और साथ ही साथ एक एक डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी ऐड किया है, जो कि किसी भी वक्त किसी भी फ्रेगमेंट के आगे आ सकता है, और जहां पर वो आ गया वहां पर ही डीएनए की इलोंगेशन रुक जाएगी और वो फ्रेगमेंट सिर्फ उधर तक ही ग्रो करेगा। अब देखिए जी, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये भी आपकी बुक पर बयान नहीं किए गए, लेकिन ये समझने बहुत ज़रूरी है ताकि आपको असल में समझ आए कि होता क्या है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें, ये है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जिससे डीएनए बनता है, जिसके अंदर राइबोस शुगर में OH ग्रुप नजर आ रहा है आपको, किस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे इसके अंदर डीऑक्सी है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। सेकंड कार्बन पे ऊपर भी हाइड्रोजन होता है, नीचे भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन थर्ड में क्या होता है, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन डाई डीऑक्सी, डाई का मतलब दो, डीऑक्सी का मतलब दो ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों से ही ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और जब दोनों तरफ ही ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा बात को रिपीट करते हैं, अगर आपको याद हो तो जो बॉन्डिंग होती है वो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन के दरमियान होती है, और थर्ड पे OH ग्रुप जो होता है वो बॉन्डिंग करवाता है। लेकिन अगर OH होगा ही नहीं, सिर्फ H होगा, तो बॉन्डिंग भी अल्टीमेटली रुक जाएगी। इसीलिए डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ना ही ऑक्सीजन होती है और ना ही फर्दर बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पर ही डीएनए फ्रेगमेंट रुक जाता है, मजीद वो फर्दर ग्रो नहीं करता। तो ये हैं डीएनए सीक्वेंसेस डिफरेंट लेंथ्स के, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, जो आपके सामने क्लियर हैं। और आपके सामने इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो देखें डिफरेंट कलर्स के हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को शो कर रहे हैं। मैंने बताया, लेट से रेड है तो वो थाइमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रीन है वो एडेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हम अपना सीक्वेंस मालूम कर लेंगे। और ये देखिए, फ्रेगमेंट्स जो हैं वो शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ चलते हैं कैपिलरी के अंदर। ये कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर चल रही होती है, और जो कि लेजर बीम की तरफ जा रही है। तो लेजर बीम की तरफ ही जा रहे हैं एक सीक्वेंस के अंदर, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये एक सीक्वेंस में मूव करते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स जब लेजर से टकराते हैं तो जो कलर इनके डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर होता है वो लेजर के ऊपर भी शो हो जाता है।
कुछ इस तरह आगे देखते हैं। देखें, सबसे पहले ग्रीन आ गया, फिर आ गया पर्पलिश कलर, फिर हमारे पास येलोइश कलर आ गया, फिर रेड, फिर पर्पलिश। तो ए जो है वो ग्रीन को यानी ग्रीन कलर जो है एडेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पलिश साइटिडीन को या साइटोसिन को। इस तरह ये वन बाय वन अपने आप को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे और हमारा सीक्वेंस हमारे सामने आ जाएगा। तो जो कलर होगा उसी के मुताबिक हमारा जो है न्यूक्लियोटाइड भी होगा। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के लिए ग्रीन एडेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड थाइमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, कंप्यूटर मुकम्मल तौर पे इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को समझ लेगा, स्टोर कर लेगा, और ये डीएनए सीक्वेंसेस ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर हम फ्लोरेसेंट डाई को यूज़ करते हैं बनिस्बत रेडियो एक्टिव आइसोटोप के पहचान करने के लिए। और इससे हमने कई तरह के जानदारों के जो हैं जीनोम्स और जीन सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, रेबिडोप्सिस की। रेबिडोप्सिस क्या है? स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है। और इस तरह हमने इंसानों का जो है ना जीन सीक्वेंस वो भी मालूम कर लिया हुआ है। तो ये है हमारे पास एक कंप्लीट सीक्वेंस जिसमें चारों टेस्ट ट्यूब्स का जो हमारे पास रिजल्ट है वो सामने है। देखें, येलो, येलो एंड येलो, तीनों येलो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडेनिन को। तो सबसे पहले दो येलो आ रहे हैं, एडेनिन एडेनिन। फिर आ रहा है ग्रीन टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में जो रिप्रेजेंट कर रहा है गवानिन को, तो AAG। ये लेफ्ट साइड पे सीक्वेंस नजर आ रहा है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ रहा है रेड कलर जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोसिन को। उसके बाद फिफ्थ कलर पे आ रहा है थाइमिन। सिक्स कलर पे क्या आ रहा है? थाइमिन, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह ये कंप्लीट सीक्वेंस बन जाएगा। और राइट साइड पे आपकी बुक का सीक्वेंस है जो कि बॉटम से अपवर्ड मूव कर रहा है जेल के अंदर, जिसके अंदर इसी तरह सबसे पहले एडेनिन आ रहा है, फिर थाइमिन, फिर गवानिन, फिर थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गवानिन। और ये सीक्वेंस 12 न्यूक्लियोटाइड्स का है। कौन सा? राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स का है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस जीन को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उसने हर मुख्तलिफ प्रोटीन को तैयार करना है। हमने पढ़ा हुआ है वन जीन वन पोलियोप्टाइड या वन जीन वन प्रोटीन थ्योरी, जिसके अंदर बताया गया था कि एक मखसूस जीन एक मखसूस प्रोटीन को तैयार करता है। तो हमने इस मुकम्मल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, इसमें कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। और एट द एंड में दोबारा एक बार बता दूं कि जीन सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए का सीक्वेंस मालूम करते हैं। क्यों? ताकि हम उस डीएनए से अपना मखसूस प्रोटीन, अपने मखसूस वैक्सीन्स, मखसूस मेडिसिन तैयार कर सकें। जब तक हमें सीक्वेंस मालूम ही नहीं होगा, हम कैसे मालूम करेंगे कि हमने कैसे जो है आर्टिफिशियल चीज़ों को बनाना है। लेट से हम इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो इंसुलिन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? एक सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस हमने मालूम किया तो उसके बाद ही इंसुलिन तैयार हुई। इसीलिए जीन सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत लेटेस्ट और मॉडर्न रिसर्च है। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।